Morning everyone. Now we are discussing about the first chapter of history of class 10th. The topic is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, पहले कोई देश का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। किंगडम थे, लोग किंगडम के प्रति वफादार होते थे। यूरोप में कई छोटे छोटे राज्य थे, वो राज्य आपस में ही लड़ते झगड़ते थे। अमूमन कोई भी उनमें कॉमन चीज़ नहीं थी नियर अबाउट 18th सेंचुरी तक, जो कि राष्ट्र को जन्म दे सके। चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज द फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज टू द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। द end result of these changes was emergence of the nation state in place of multinational dynastic empire of Europe। जैसा आपको बताया गया कि यूरोप में मल्टी नेशन स्टेट डायनेस्टी थी, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे और उन राज्य में कोई राष्ट्र वाली फीलिंग्स जो थी वो 19th सेंचुरी तक नहीं हो पाई थी। The concept of practice of modern state in which the centralized power exercise sovereign control over the clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। फर्स्ट नेशंस की फीलिंग जो थी वो यूरोप में आप कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डेवलप हुई थी, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई थी। इसके अलावा राइट्स ऑफ पीपल की बात कही गई थी, जो ये यूरोप में सबसे पहले फ्रांस के मतलब देश में देखी गई थी। और बट द नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of its citizens, and not only the rulers, came to develop a source of common identity, share history, or descendants. This commonness did not exercise from time immemorial. It was forced through the struggle, through the action of leaders and the common people। जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी कहीं ना कहीं कॉमननेस के थ्रू हो सकती थी, चाहे वो वार के थ्रू हो सकती थी या सिमिलर हिस्ट्री के थ्रू हो सकती थी, जो यूरोप के अर्ली स्टेज में देखी जा सकती है 18 एंड लेटर 17th सेंचुरी के आसपास। सेकंड टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखिए, बहुत सीधी बात है, अभी आपको हमने बताया कि जो नेशन या आप रिपब्लिक या डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबसे पहले वो फ्रेंच से स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द 1789, जो कि हम लोग क्लास 9 की बुक में पढ़ चुके हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज पीपल हु वुड हेंस फोर्थ द कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड द सेफ ऑफ डेस्टिनी। और पहली बार यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल असेंबली की बात कही गई, जो कि फ्रांस के थ्रू ही कहीं ना कहीं वो नेशन आइडिया जो था उसको बतलाती थी। सेकंड पॉइंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ फादर लॉर्ड, एंड द लॉ सिटिजन्स, जिसको कहते हैं सिटीजन, एम्फेसाइज द मोशन ऑफ यूनाइट कम्युनिटी इंजॉइंग द इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है फ्रांस में कॉमन फीलिंग लाने के लिए ला पैट्रियट की बात कही गई, जिसमें लोग कह रहे हैं फादरलैंड के प्रति लोग के प्रति डिवोशन था। और जो है ला सिटिजन्स यानी सिटीजन, जिसमें सभी लोग इक्वल राइट्स को रखेंगे, ऐसा संविधान के थ्रू था, जिसको लोगों ने प्रेफर किया और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की फीलिंग डेवलप हुई। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग एंड ट्राइकलर वाज चूजन फ्रॉम रिप्लेस फ्रॉम द रॉयल स्टैंडर्ड। पूरे देश के लिए एक नया झंडा बनाया गया और उसके प्रति लोगों के प्रति सम्मान था, डिवोशन था। आगे आते हैं, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन रीनेम्ड द नेशनल असेंबली।
जो 3 स्टेट जनरल थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, उसमें चुनाव हुआ और स्टेट जनरल जो थी नेशनल असेंबली के रूप में कन्वर्ट हुई, जो कि बाद में पार्लियामेंट बनी। न्यू हैम्स वाज कंपोज्ड, ओथ टेकन, द मैट्रेस कॉमरेड ऑल द नेम ऑफ द नेशन। लोगों ने शपथ ली, नई नई कविताएं लिखी गईं, फ्रांस का नेशनल एंथम लिखा गया। रॉबर्ट डे एल्स द्वारा, मर्साल्स, रॉबर्ट डे एल्स लेखक थे, मर्साल्स लिखा गया, जो कि पूरे देश में एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और इसने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाया। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट अप, पूरे देश में एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड, आंतरिक जो कस्टम ड्यूटी थी उसको मतलब जो है ख़त्म किया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स इस्टेब्लिश्ड। वन कॉमन लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हो उसको बढ़ावा दिया गया। फ्रांस में जो है एक कॉमन लैंग्वेज के प्रति लोगों का डिवोशन हुआ, मतलब जो इसको पेरिस कहते हैं। एंड ये सभी चीज़ें, चाहे वो नेशनल फ्लैग हो, चाहे वो नेशनल एंथम हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे ला पेट्रोल हो, चाहे ला सिटियंस हो, ये सभी जो चीज़ें थीं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक कॉमननेस या आप कह सकते हो नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ा रहे थे। थ्रू ए रिटर्न ऑफ मोनार्ची, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। आपने देखा कि नेपोलियन ने कुछ हद तक डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की बात की फ्रांस में, क्योंकि वो एक्सपेंशन को बढ़ावा देता। ही वॉज ए ग्रेट डिक्टेटर, बट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड इनकॉर्पोरेट रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ऑर्डर टू मेक द वोल सिस्टम हैव नेशन रेशनल टू द एफिशिएंट। लेकिन नेपोलियन ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नेपोलियन सिविल कोड लाया, इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म किए, जिससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा मिला। करें कि द सिविल कोड ऑफ 1804, इट इज़ कॉल्ड द नेपोलियन कोड, एस्टैब्लिश इक्वली बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई। इसके अलावा दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ये सिविल कोड पूरे उन जगहों पे लागू हुए जहाँ पे फ्रांस का कब्जा था। इन स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, उसने इन जगहों पे प्रशासन को और इफेक्टिव बनाया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था को खत्म किया। एंड फ्री फ्रॉम द पेजेंट्स, सेडवा द मैनोरियल ड्यूज, जमींदारों के कर्ज से उन्होंने उस किसानों को मुक्त किया गया। इन द टाउन, शहरों में गिल्ड्स पे जो रिस्ट्रिक्शन था, गिल्ड्स माने ट्रेडर्स ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों के समूह पे जो प्रतिबंध था उसको हटाया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं यूनिफाइड किया। आगे आते हैं। पीपल बिगेन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी। नेपोलियन ने पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में एक करेंसी की बात कही। हु फैसिलिटेट द मूवमेंट टू एक्सचेंज गुड्स एंड द कैपिटल फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। पहले क्या था, पहले हर क्षेत्र की अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन थे। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन ने पूरे देश के लिए एक नियम कानून बनाए, एक करेंसी बनाई, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को इफेक्टिव किया, वेट एंड मेजर को उसने इफेक्टिव बनाया। नेपोलियन कोड 1804 में उसने लागू किया। कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो थी नेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। अब आते हैं, दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कह रहे हैं कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू द किंगडम्स। ये सभी राज्यों में बटे हुए थे, इनके कोई ना कोई राजा थे या रूलर थे। इसके अलावा डचीज़ एंड कैंटोन्स, ये भी जो है राज्य से थोड़ा छोटे होते हैं, जिसको आप पूर्व मतलब कह सकते हो कि राज्य एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जागीरदार, जमींदार, इन सबसे आप रिलेट कर सकते हो। रूलर्स एंड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, और इनकी खुद की सत्ता होती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज। पूर्वी और मध्य यूरोप जो था मतलब जो है निरंकुश राजाओं के कंट्रोल में था। विद इन द टेरिटरी विच लिव्ड डाइवर्स पीपल,
Such differences did not easily promote to sense of the political unity. ऐसे कंडीशन में पॉलिटिकल यूनिटी की बात करना एक तरह से झूठा था, क्योंकि जो भी किंग थे या रूलर थे वो कभी नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकली उनके इलाके के लोग स्ट्रांग हों, क्योंकि अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए तो पावर ऑफ द किंग बिकम्स रिड्यूस, राजा की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, जिसको कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में देखा। द ओनली टाइट बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। हाँ, लोगों में उस समय कॉमननेस केवल एक चीज़ थी, राजा के प्रति निष्ठा। यही एक कॉमन आइडेंटिटी थी जो कि उनको प्रमोट कर रही थी। इसका सब टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखिए, सोशली एंड पॉलिटिकली एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी माने होता है जो कि संपन्न वर्ग था, अभिजात वर्ग था, वाज डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट, वो हावी था। द मेंबर ऑफ हिज क्लास वाज यूनाइटेड टू द कॉमन वे ऑफ लाइफ कट अक्रॉस द रीजनल डिवीजन। दे ओन्ड स्टेट्स माने संपत्तियाँ होती हैं, इन द कंट्री साइड आल्सो टाउन साइड। Their families were often connected to tie the marriages. This powerful aristocracy was, however, numerically was a small group. लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेसी फैमिली थी इनकी संख्या समाज में बहुत कम थी, इनका परसेंटेज पॉपुलेशन जो था बहुत कम था। ये लंबी लंबी संपत्तियों के मालिक होते थे, ये सक्षम और प्रॉस्पर्स हुआ करते थे। लेकिन इसी टाइम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी में उद्योगीकरण स्टार्ट हुआ, बट इन द फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर ओनली द ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और फ्रांस में और जर्मन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रक्रिया जो है 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगल बगल देशों में स्टार्ट हुआ। In this way, the new social group developed, being working class, जिसको हम वर्किंग क्लास कह सकते हैं, एंड जिसको हम लोग मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, मेड अप द इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन। इसमें खास तौर पर उद्योगपति, व्यापारी, प्रोफेशनल लोग आते थे। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, इसमें शिक्षित और पढ़े लिखे लोग भी आते थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दिया एंड द अबोलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एंड द ग्रैंड पॉपुलरिटी। और इन्होंने जो है आपके अपर टू स्टेट्स जो थे, चाहे वो चर्च हो या आप कह सकते हो कि नोबल्स हो, उनको जो प्रिविलेज देने वाली बात थी उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मिडिल क्लास के पीपल ने नेशन फीलिंग्स को इम्प्रूव किया, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया। What did the liberal nationalism stand for? Correct. The term liberalization diverges from the Latin word liber, meaning free. Liberal means the free, उसी से बना हुआ है liberalization. For a new middle classes, liberalism stood for freedom, for the individual and equality for all before the law. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and the clerical privileges and constitutional and the representative government through the parliament. देखिए, इन द मोनार्क सिस्टम फ्रांस में लोगों के पास फ्रीडम नहीं था। जो अपर टू स्टेट्स थे, चाहे वो क्लेरे हो, चर्च या जो नोबल्स थे, उनके पास तो फ्रीडम था, लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो कहीं ना कहीं इन दोनों के अधीन या गुलाम था, स्लेव था। तो फ्रीडम की बात हुई और फ्रीडम ने कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे वो सोशल फ्रीडम हो चाहे पॉलिटिकल फ्रीडम हो, इसको बढ़ावा दिया, लोगों को नए रास्तों में इनोवेटिव थॉट्स की ओर आगे बढ़ने का। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक रूप में, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबोलिशन फ्रॉम द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। और मार्केट को भी पूरी तरह से कंट्रोल से मुक्त होना। पहले आपने देखा कि किंग्स जो लुइस 16 था, उसने अनाप शनाप टैक्स जो है जनता पे लगाए, कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने उसका विरोध किया। आपने देखा कि अपर टू स्टेट्स जो हैं अपने टैक्सेस को पेड नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बर्डन जो था थर्ड स्टेट पे आया, इसने भी कहीं ना कहीं दिक्कत की। तो आप देख सकते हैं कि
वो चाहते थे कि इकोनॉमिक स्फीयर जो है वो फ्री फ्रॉम एक्सप्लोटेशन एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द मोनार्च। कहीं ना कहीं ये भी अवेयरनेस आई कह रहा कि ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand for the emergence of middle class. In the 1834 the custom union of Juvlines was formed to the initially in Persia and joined to the most of the German states. The union abolished the tariff barrier. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक नंबर क्वेश्चन में आता है। जुवलाइन, जुवलाइन जो था ये आप कह सकते हो कस्टम यूनियन था, और इसका जो काम था रोक लगाना टैरिफ बैरियर्स को, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम द ओवर 32, और जो विभिन्न विभिन्न इलाकों में अलग अलग मुद्राएं थीं उसको एक करना, क्योंकि इससे ट्रेडर्स को बहुत ही दिक्कतें, या आप कह सकते हो कि ट्रेडर्स को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हर रीजन में अलग करेंसी थी, हर रीजन में अलग वेट मेजर सिस्टम था। तो जो रियन था, जो रियन एक आप कह सकते हो कस्टम यूनियन था, और इसका काम जो था टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करना, और जो 32 तरह की करेंसियाँ थीं उसको एक में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात थी। इसने इसको काम किया। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेलवेज further stimulate mobility, harnessing and economic interest to the nation unification. इसके अलावा मतलब जो है यूनिफिकेशन के लिए, देश की एकता के लिए या बढ़ावा देने के लिए रोडवेज और रेलवेज भी अपना अच्छा खासा योगदान देते हैं, क्योंकि रोडवेज या रेलवेज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश को एकीकरण के रूप में जो है जोड़ती हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर आज कोई ट्रेन जम्मू कश्मीर से श्रीनगर की ओर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस जिस इलाकों से वो जाती है वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति मिक्सअप करती है, एक दूसरे के प्रति क्षेत्रों को जोड़ती है, कल्चरल मिक्सअप जिसको आप कहते हो वो जनरेट करती है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है द इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, जो कि ये भी उस समय हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।